दोस्तों हमारा 24 मार्च को कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले ही 2 अंकी वाले महातोष कंप्लीट करा दिए हैं और क्रम से आपको हम साथ साथ क्या वस्तुनिष्ठ भी लेकर चल रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। दोस्तों हम 3 नंबर वाले प्रश्नों की बात करते हैं। ओके, तो आपको पता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी फिर आपका क्या है टोटल आपके पॉलिटिकल साइंस में 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर में से कल 4 चैप्टर में इससे आपके क्या है 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किन किन चैप्टर से आएंगे ये कैसे पता चलेगा, तो आपको उसके लिए है प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, इन सब का क्या है एनालिसिस करना पड़ता है, तब आप ये सब बात आप वो बात क्लियर हो पाएगी। लेकिन ये तो काम मेरा है। ओके, तो मैंने आपके लिए पूरा कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अध्याय पहले, अध्याय दूसरा और दोस्तों आपका अध्याय 8 और अध्याय दोस्तों आपका 13, इन 4 अध्याय से दोस्तों आप क्या है 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों अध्याय 1 और अध्याय 2 आपके से मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, देख लेते हैं, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगातार एनालिसिस करके आपको पता लगाना पड़ेगा और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देख लेते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी, लिखिए, क्योंकि सोवियत प्रणाली की बात एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ के आपको रखना है। सोवियत प्रणाली क्या थी, तो 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी तथा समाजवादी आदर्शों के समता मूलक समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। यह व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर समाज को समानता के सिद्धांत पर लड़ने के लिए एक बड़ा प्रयास था। सोवियत प्रणाली को बनाने वाले ऐसे कुछ करने हेतु राज्य तथा पार्टी की संस्था को प्राथमिकता उपयोगिता दी थी। तो ये आपका दिया हुआ है, सोवियत प्रणाली के बारे में समझाया जाए, पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपका यहाँ एमपी बोर्ड एग्जाम जो 23 में क्वेश्चन आए थे वो भी ओके वही आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में रिपीट हो चुके। पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा लगातार रिपीट हुए। ओके, तो आप वो है सभी क्वेश्चन तैयार करके रखना है, यानी आपको प्रीवियस ईयर पेपर में एमपी बोर्ड एग्जाम 22, एमपी बोर्ड एग्जाम 23, एमपी बोर्ड एग्जाम 24, तीनों साल के पेपर, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 भी पढ़ना है। ओके, और अन्य सब्जेक्ट में बता देता हूँ कि एमपी बोर्ड एग्जाम 22 पढ़ लीजिए, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 का पेपर कर लीजिए, 24 का ना करिए चल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लगातार रिपीट हो जाते हैं। तो तीनों साल के पेपर के क्वेश्चन एकदम आपको तैयार हैं, तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था, 24 में आ चुका है, 25 में भी आपका आ जाओगे, पढ़ के एकदम रखना है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण कौन कौन से हैं, पहला है ओके कि सोवियत संघ द्वारा 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप देश को अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गई। दूसरा है सोवियत संघ के प्रति वर्ष खाद्यान्न आयात लगातार बढ़ता ही चला गया। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः क्या ठहर ही गई। तीसरा है हालांकि सोवियत संघ के नागरिकों के परिश्रम की दरें लगातार बढ़ी, लेकिन उत्पादन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वह पश्चात देशों की प्रतिस्पर्धा काफी पीछे रह गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या है प्रत्येक प्रकार के उपभोक्ता की वस्तु की कमी आ गई। तीसरा है आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके सोवियत संघ के लोग तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार की धीमी गति से भी क्या असंतुष्ट थे। तो ये आपके सोवियत संघ के विघटन के कारण तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, कोई आपको क्या 3 कारण लिखने हैं। तो कौन कौन से कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बना, तो क्या कारण है, पहला है सोवियत संघ की संचार प्रणाली अत्यधिक आधुनिक एवं उन्नत थी। दूसरा है सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज तेल लोहा इस्पात एवं मशीनरी उत्पादन के प्रमुख रूप से सम्मिलित था। तीसरा है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व की अपेक्षाकृत कई ज्यादा विकसित थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणाम लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया, 24 में आ चुका है, आपका 25 में भी आ सकता है, पढ़ के आपको रखना है। जब सोवियत संघ का क्या विघटन हो गया तो उसके क्या क्या परिणाम देखने को मिले, तो पहला है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अमेरिका की एकमात्र महाशक्ति के रूप में शेष बचा, क्योंकि 2 महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ था और दूसरा था अमेरिका। लेकिन अब तो सोवियत संघ का विघटन हो चुका, ओके सोवियत संघ नष्ट हो चुका, तो अब कौन बचता, केवल एक महाशक्ति रह गई थी पूरे विश्व में, वो थी अमेरिका। दूसरा है सोवियत संघ के सभी गणराज्यों की आजादी के बाद रूस का नेतृत्व किसने, बोरिस येल्त्सिन द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रूप का रूस को सदस्य बनाया गया। तीसरी दुनिया के देशों से जो समझौते पूर्व सोवियत संघ ने किए उनका निर्माण उत्तरदायित्व अब रूस का था। तीसरा है सोवियत संघ से जितने गणराज्य अलग हुए उन्होंने स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राज्य के रूप में अपनी शक्तियों का अभिवृद्धि कर ली थी। अब सोवियत संघ का विघटन किस सन में हुआ आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के 3 परिणाम को लिखिए। ये इंपॉर्टेंट सी हाई चांस है आपके आने के, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में है, फिर नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन भी। तो शॉक थेरेपी का आपको परिणाम कौन कौन से रहने वाले हैं, तो आपका ये क्रम से दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। शॉक थेरेपी परिणाम पहला है कि 1990 में
1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी लोगों के उपभोग के उच्च चरम उत्कर्ष तक न ले जा पाई, जिसका उसने क्या वायदा किया था। शॉक थेरेपी से जहां संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस महस हुई, वही लोगों को क्या भयंकर बर्बादी से होकर क्या गुजरना पड़ा। आगे अभी आपका आ भी जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, शॉक थेरेपी का एक परिणाम लिखिए, एक शब्द एक वाक्य नहीं आ सकता। तो मैंने आपका यही परिणाम रहता है कि इससे क्या है, जो संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी वो क्या है तहस महस हो गई। ये आपका एक शब्द में बताना, तो आपका ये मेन पॉइंट रहने वाला है। दूसरा है कि शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप क्या है मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य आश्चर्यजनक क्या गिरावट आ गई, देश की मुद्रास्फीति इतनी बड़ी कि क्या जमा पूंजी भी क्या डूब गई, प्राचीन व्यापारिक ढांचा छिन्न भिन्न हुआ, लेकिन उसकी जगह कोई नवीन वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। और तीसरा है, हालांकि आर्थिक बदलावों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली के कोई 4 गुण या अवगुण लिखना है, आपको दोष लिखना है। ओके, दोष बताना है या कमियां बतानी है। सोवियत प्रणाली की कौन से दोष थे, तो आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से आपको लेना है कि सोवियत प्रणाली क्या है, पूर्ण रूपेण नौकरशाही द्वारा नियंत्रित थी। नेक्स्ट सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ नहीं कर पाई। इसी बार से आपको एक पॉइंट में आपको पढ़ना है, फिर अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर दलीय अनुशासन वाले सोवियत संघ में समस्त संस्थाओं में साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण था। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस अत्यधिक वर्चस्वशाली था तथा शेष 14 गणराज्य नागरिक स्वयं की उपेक्षित व दबा हुआ मानते थे। यानी जो सोवियत संघ था 15 देशों से 15 गणराज्य, यानी 15 अब तो देश बन चुके हैं, सब अलग अलग देश बन चुका है, मतलब 15 देश मिलकर क्या पूरा सोवियत संघ था। लेकिन सब देश अलग अलग हो गए। क्यों अलग अलग हो गए, इसका मेन दोस्त यही था कि क्या इसमें रूस सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। रूसी की सरकार होती रहती थी, तो अपने आप को महत्व दिया करती थी, अपने राज्य को महत्व दिया करती थी। बाकी उससे जुड़े 15 और गणराज्य थे, उनकी क्या उपेक्षा करती थी, या उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, जिससे वहाँ की जनता है वो भी क्या है परेशान हो गई थी, और फिर क्या है इनको नहीं चाहती थी। इसलिए सब क्या अलग अलग अपने सभी ने क्या है, हर गणराज्य ने अपना एक अलग देश बना लिया। तो ये क्या है सोवियत संघ के विघटन का भी कारण था। तो यही आपके हो जाएंगे क्या है सोवियत संघ के दोष। कंप्लीट हो जाता है। अध्याय 2 है हमारा सत्ता के समकालीन केंद्र। यहाँ से दोस्तों आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर पीडीएफ मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ ही 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इस पर से अलग के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और आपको वस्तुनिष्ठ मैराथन की पीडीएफ रहने वाली, सब रहने वाला है, जिससे आप क्या है कम समय अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे और बार बार अपने हिसाब से रिवीजन कर पाएंगे। फीस दोस्तों 199 रुपए है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि क्या है इसकी फीस कम कर दी जाए। ओके, क्योंकि क्या लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहा है, तो उसकी फीस सीधे 50% मैंने ऑफ कर दिया है अब। ओके, 50% पूरा ऑफ है। अब केवल क्या है 99 रुपए में आपको क्या है पॉलिटिकल साइंस का कोर्स अभी आपको दिया जा रहा है। तो लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हैं। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला बहुत ज्यादा, एम्बिवोर्डिज्म 22 में आ चुका है, तो ये आपका हाई चांस है रिपीट होने के। सोवियत संघ की कौन सी विशेषता है उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। ये सोवियत संघ है, तो ऐसी कौन कौन सी उसके अंदर ऐसी विशेषता है जिसके कारण वो क्या है प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है। बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वो है यूरोपीय संघ। तो इसकी ऐसी कौन सी विशेषता के कारण है, तो आपको क्या है 4-4 पॉइंट वैसे पढ़ के रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन रहता है, 4-4 पॉइंट आपको है पढ़ के रखना है। ओके, तो पहले जैसे आपका दिया हुआ है कि दीर्घ अवधि में निर्मित यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से परिवर्तित होगा, राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। अब यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की भांति कार्य करता है, लेकिन अब ये संस्था की भांति नहीं रह गई। अब एक बिल्कुल ये क्या है देश की भांति चलने लगी, अपनी एक राष्ट्र की भांति काम करने लगी, क्योंकि इसका अपना एक अलग ही संविधान है, इसका अपना एक अलग ही झंडा है, अपना गीत है, अपना राष्ट्र, अपना एक स्थापना दिवस, इसकी अपनी मुद्रा यूरो भी है। मतलब अब ये क्या है संस्था के रूप में या संघ के रूप में काम न करके अब ये क्या देश की भांति काम करती है। इसकी अपनी झंडा है, अपना गीत है, अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं, अपनी मुद्रा है, साथ ही ये लोग अपना इनकी अपनी अलग ही संविधान भी रहता है। ओके, नेक्स्ट यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त विदेश एवं सुरक्षा नीति बना ली। इसने सोवियत गुट से अलग हुए नए देशों के स्वयं के साथ मिलाने का भरसक प्रयास किया। तीसरा, जहां इसका सदस्य देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, वह यूरोपीय संघ के अनेक सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में सम्मिलित हैं। इस तथ्य के कारण यह अमेरिका सहित सभी देशों की नीतियों को प्रभावित करने में क्या समर्थ रहता है। चौथा है, यूरोपीय संघ के कूटनीति, राजनीति, आर्थिक तथा सैनिक प्रभाव अत्यधिक है। 2005 में यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर भी से ज्यादा था, और इसकी मुद्रा यूरो ने अमेरिका के डॉलर को भी पीछे कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी मुद्रा इतनी तेज थी कि अमेरिका के डॉलर को भी पीछे कर रही है, साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बहुत ज्यादा था। ओके, यही कारण है कि यूरोपीय संघ क्या प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बन सका। क्लियर है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए।
एमबी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था, 23 में आया था, 25 में भी आपका आ सकता है, पढ़ के आपको रखना है। आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य। पहला है कि ये वैश्विक समुदायों में आसियान की अपनी विशेष क्षेत्र की पहचान बनाना। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के एक वैकल्पिक शक्ति के केंद्र के रूप में सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय माध्यमों से क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा। तीसरा आसियान शैली द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों की आपसी विवादों का सर्वमान्य समाधान करना, आर्थिक मदद करना, निवेश, श्रम इत्यादि मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने हेतु क्षेत्रीय राष्ट्रों में अमेरिकी वर्चस्व को भी क्या प्रभावी रूप से कम करना। तो ये आपके आसियान के उद्देश्य तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट वाला है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में ये क्वेश्चन आया तो 25 में आपका आ सकता है। तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसके उत्थान के क्या क्या कारण थे। पहला कि चीनी नेता माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या बाहर दुनिया से पृथक रखा गया। अन्य शब्दों में कहें तो चीन में विकास, अपने लोगों के विकास तथा देश के बाहर आयात निर्यात पर प्रतिबंध कर दिया। ये उत्थान का क्या है कारण में क्या आता है कि पहले क्या किया, जो यहाँ के नेता माओ थे उन्होंने क्या कर दिया कि एक हमारे देश का सामान ना दूसरे जाएगा ना दूसरे देश से हमारा सामान आएगा। ओके, हमारे देश का सामान हमारे यहाँ यूज होगा। ओके, इस प्रकार से तो आयात और निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया। ओके, और साथ ही दूसरा है कि चीन ने कृषि एवं उद्योगों का निजीकरण किया। तत्पश्चात वह विश्व का व्यापार संगठन में शामिल होकर वैश्विक पहचान बनाने में सफल हुआ। तीसरा, चीन ने खुले द्वार की नीति का अनुसरण किया। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है खुले द्वार की नीति किसने अपनाई, तो खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई। इसका अभिप्राय यह है कि संसार का कोई भी देश चीन में अपनी व्यावसायिक गतिविधि कर सकता है, अर्थात वहां अपना निवेश कर सकता है। ये अब तो सब देखिए चीन क्या है वैश्वीकरण के अंतर्गत आ गया है, यानी अब क्या है, अब चीन से हम सामान मंगा सकते हैं, चीन में सामान बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। अब तो सब हो सकता है जैसे हमारे भारत में होता है। लेकिन पहले जब बता रहा, पहले के समय में क्या था, माओ ने क्या है प्रतिबंध लगा दिया था आयात निर्यात पर, लेकिन सब हट चुका है। फिर उसके बाद क्या है, चीन ने क्या खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति अब क्या हम चीन से सामान आ सकता है, जा सकता है, वो सब होने लगा। तो उत्थान के कारण थे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत चीन के मतभेदों के 4 कारण लिखिए। भारत चीन में क्या है मतभेद है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। तो क्या कारण है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में है तो रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपका दिया हुआ है, देख लेते हैं भारत चीन के मतभेदों के कारण। हालांकि भारत चीन मित्रता के रास्ते में अनेक रुकावट हैं, लेकिन उनमें से सर्व प्रमुख बाधा पाकिस्तान चीन संबंधों से लेकर है। यानी क्या है, जो चीन है वो क्या है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान हमारा क्या है शत्रु देश हो जाएगा। ओके, चीन ने जहां पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक प्रदत्त की, वहीं भारत ने दलाई लामा को मौजूदगी एवं उनके कार्यों को चीन ने हमेशा की संदेह की दृष्टि से देखा। ओके, एक मतभेद का कारण ये है कि जो चीन में दलाई लामा थे, ओके, चीन नहीं तिब्बत में दलाई लामा थे। ओके, तो जब चीन क्या है तिब्बत को परेशान कर रहा था, ओके, वहाँ के लोगों को, तो वहाँ के दलाई लामा थे वो क्या है, ओके, भारत की शरण ले ली। भारत के शरण धर्मशाला है एक हरियाणा के स्थान पर क्या, तो वहाँ रहने लगे। ओके, कौन, दलाई लामा। तो चीन कहता है कि दलाई लामा को हमें लौटा दो। ओके, जबकि क्या है, हमारे जो भारत से में दलाई लामा ने क्या भारत में शरण ली है, तो हम ऐसे तो दे नहीं सकते हैं। तो एक मतभेद का कारण ये है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब चाहे तो इस थ्योरी में दिया हुआ है, इसे आप पॉइंट वाइज पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये हो जाता है। चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ प्रक्षेपणास्त्र ही नहीं दिए, बल्कि गौरी जैसी प्रक्षेपास्त्र को निर्मित करने के लिए प्रत्येक प्रकार से उसकी मदद भी की। ओके, मतलब जो चीन है पाकिस्तान की पूरी तरीके से मदद करता है। 1998 में पाकिस्तान द्वारा जो परमाणु परीक्षण किए गए वे चीन की देन कहे जाते हैं। यहाँ तक कि उल्लेखनीय है स्वयं अणु अस्त्रों का विपुल भंडार रखने वाला चीन भारत को अणु शक्ति वाले देश बन जाने से ईर्ष्या करता है। यह उसी का प्रतिफल है कि वह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन देकर भारत को दबाव रखना चाहता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 आपको कारण बताने हैं। यूरोपीय संघ का गठन हुआ, इसके क्या कारण है देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यूरोपीय संघ के गठन के कारण। पहला है दूसरे महायुद्ध की विभीषिका से त्रस्त एवं पस्त यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था का पुनः गतिशील बनाना जरूरी हो गया। यूरोपीय संघ का गठन क्यों किया गया, तो पहला है जो दूसरा महायुद्ध हुआ, इससे क्या है, जो पूरा यूरोप था, पूरे यूरोप के देश थे, उनकी सब अर्थव्यवस्था पूरी तहस महस हो गई थी, तो अर्थव्यवस्था को दोबारा बनाना जरूरी था, इसलिए यूरोपीय संघ का गठन हुआ। दूसरा, यूरोप के इन देशों ने सबसे पहले कोयला एवं इस्पात की कमी महसूस की, जिसके फलस्वरूप उनके उद्योग धंधे तथा कारखाने बंदी की कारगर पर पहुंच गए। अतः सर्वप्रथम क्या है 1951 में यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय गठित किया गया। तीसरा, इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा एवं व्यापार में वृद्धि हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय ऊर्जा समुदाय का क्या प्रादुर्भाव हुआ, प्रणाली उत्पन्न हुई। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीति के क्या दुष्परिणाम हुए। चीन ने जो नवीन आर्थिक नीति अपनाई उसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिले चीन को, तो क्या हुआ, तो देश में हुए नए आर्थिक सुधारों का प्रत्येक चीनी नागरिक को फायदा नहीं मिल पाया। चीन में नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप बेरोजगारी में क्या वृद्धि हो गई। तो पहले पॉइंट याद रखना है कि नई आर्थिक नीति का दुष्परिणाम क्या हुआ कि चीन में बेरोजगारी बढ़ गई। ओके, दूसरा है
डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको नॉर्मल शॉर्ट में समझा रहा हूँ। पाश्चात्य देशों तथा जापान की अपेक्षा करोड़ों चीनी निम्न स्तरीय जीवन जीने लगे, यानी कि जो लोगों के जीवन स्तर है उसमें भी क्या गिरावट आ गई। तीसरा है चीनी की बदली, या चीनी लिखा है, चीनी बस आपको करना होगा। चीन की बदली हुए आर्थिक व्यवस्था के पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाया। चीन में जंगल, वन संपदा, अन्य प्राणियों को भी क्या है काफी हानि पहुंचाई। और नेक्स्ट है, चीन ने नवीन आर्थिक व्यवस्था के फलस्वरूप भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। तो क्या याद रखना है आपको कि बेरोजगारी बढ़ गई। दूसरा हुआ कि क्या है, जो लोग उनके चीन के लोग हैं उनमें जो जीवन स्तर हो गया है उसमें गिरावट आ गई। इसके साथ ही इससे क्या हुआ दुष्परिणाम कि जो जंगल, वन संपदा है, वन प्राणी, इनको हानि बहुत ज़्यादा पहुंची, पर्यावरण को क्षति पहुंची, और फिर क्या है भ्रष्टाचार बढ़ गया। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको पॉइंट याद रखने, पूरा भी डिटेल से नहीं पढ़ते, बस पॉइंट इस बार से पढ़ते हैं तो भी आप पेपर में आसानी से फिर आप अपने हिसाब से लिख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आसियान गठन के उद्देश्य लिखिए। एबीओ 24 में दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो पढ़ के फिर भी आपको रखना है क्योंकि रिपीट हो सकता है, 25 में भी आ जाओगे, क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल साइंस में लगातार 23 में क्वेश्चन है, वो 24 में भी आ रहा है। तो आपको पढ़ के रखना है। ओके, तो आसियान के गठन के बारे में बताया जा रहा है। ओके, आ जाता है गठन उद्देश्य लिखिए, तो ये गठन के बारे में दिया हुआ है, किस बार से गठन होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा मेन ये रहने वाला आसियान के उद्देश्य। अगर पेपर में आसियान के उद्देश्य आते हैं तो बस ये आपको 3 से 4 पॉइंट याद करने, इतना आंसर है आपका। आसियान के उद्देश्य ये रहने वाला। इससे पहले जो मैंने आपको बताया पॉइंट ये आपके गठन के हैं। ओके, तो आसियान का गठन और आसियान का उद्देश्य एकदम पढ़ के रखना है, और बहुत ज्यादा सिंपल दिया हुआ आसियान के उद्देश्य, तो अच्छे से आपको तैयार करना कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का प्रोत्साहन देना, कृषि एवं उद्योगों के विकास हेतु अधिक सक्रिय योगदान प्रदान करना, क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा प्रदान करना, तो ये है आपके आसियान के उद्देश्य। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है अध्याय 1 से आपका। गोर्बाचेव सोवियत व्यवस्था में सुधार क्यों चाहते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको भी एक बार आपको पढ़ लेना, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, 3 पॉइंटों में दिया हुआ है, इसको आपको जरूर पढ़ के रखना है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको 3 अंकी वाले प्रश्न कवर करा दिए, कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, हम क्या सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।